उत्तर प्रदेश में इसी हफ्ते नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में टिकट के लिए भाजपा के खेमे में हलचल तेज हो गई। यूपी नगर निकाय चुनाव में टिकट हासिल करने के लिए दावेदारों ने अपनी अपनी पार्टी के दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है और सबसे ज्यादा हलचल लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 से 3 दिन के भीतर हो जाएगा और ऐसे में अब तमाम सियासी दलों में काफी भीड़ लगी हुई है। निकाय चुनाव में कई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसलिए पूरे प्रदेश से पुरुष दावेदारों के अलावा कई महिलाएं भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए भाजपा दफ्तर में मौजूद मिली। बुलंदशहर से आए हैं। बुलंदशहर से आप भी टिकट के लिए? जी, नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में। मैडम आप कहाँ से आई हैं? फिरोजाबाद से। टिकट के लिए? टिकट के लिए महिला सीट रिजर्व आरक्षित है फिरोजाबाद में। के लिए? हाँ, नगर पंचायत मार्टिनगंज में अध्यक्ष पद के लिए रिजर्व है। क्या सीट? नहीं, महिला सीट है। महिला सीट जी। निकाय चुनाव के लिए पार्टी फिलहाल टिकट दावेदारों की स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग में जुटी हुई है। ऐसे में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और बहराइच से लेकर बांदा तक हर नेता की कोशिश है कि वो संगठन मंत्री धर्मपाल समेत तमाम बड़े नेताओं से मिलकर टिकट के लिए अपना दावा पहले से मजबूत कर ले। वहीं रामपुर की जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब निकाय चुनाव में बड़ा प्रयोग करने जा रही है। निकाय चुनाव में भाजपा की नजर मुस्लिम समाज पर है, जिन्हें बड़े पैमाने में अपने पाले में लाने के लिए भाजपा सभी 17 नगर निगमों में पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 20% है। इस मुस्लिम आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी करीब 80% है। भाजपा का मानना है कि रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव में पसमानदा समाज के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में पार्टी को वोट किया। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि 2024 से पहले पसमानदा समाज के बीच अपनी पैठ को और मजबूत किया जाए, जिससे मुस्लिम बहुल जिलों की नगर पालिका और नगर पंचायतों में विपक्ष की चुनौती का मुकाबला किया जा सके। पूरी पार्टी पूरी ताकत से नगर निकाय चुनाव लड़ेगी और मुझे विश्वास है कि पिछली बार से भी अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। यूपी में इसी वोट को आधार बनाकर भाजपा निकाय के साथ 2024 में सभी 80 सीट पर भगवा झंडा लहराने की जुगत में है। 2024 में 400 पार का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में भाजपा पसमानदा मुस्लिमों को उम्मीदवार भी बना सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव से पहले आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और मथुरा को 822 करोड़ की 210 परियोजनाओं की सौगात भी दी। मथुरा में मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने यानी कि स्थानीय निकायों में भाजपा की जीत को जरूरी बताया। स्थानीय निकाय की संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। हमारे प्रबुद्ध जनों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ वे जुड़ते हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने ब्रजभूमि में कराए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही 30,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं ब्रजभूमि के विकास से जुड़ने वाली है। डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। डबल इंजन की सरकार के सहयोग से तीसरा इंजन भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहिए और तीसरे इंजन की प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आई महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री और भाजपा के कामों पर अपना भरोसा जताया। नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अब तक सभी 17 नगर निगमों में प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया है, जिसमें कुल 11,278 करोड़ 41 लाख की योजनाओं की सौगात दी गई है। निकाय चुनाव के ऐलान से पहले ही एक तरफ भाजपा का टिकट हासिल करने के लिए नेताओं में होड़ मच गई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की बारी है। किसी भी दिन निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में भी सपा तैयारियों के मामले में सुस्त नजर आ रही है। न तो सपा दफ्तर पर टिकट दावेदारों की कोई हलचल दिख रही है और न ही संगठन की कोई तैयारी। समाजवादी पार्टी का मुख्यालय यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। एक समय था जब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की यहाँ भीड़ लगती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज निकाय चुनाव जब सर पर हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तब यहाँ पर ना कोई दावेदार है और ना ही कोई नेता है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद सपा नेता दावा कर रहे थे कि निकाय चुनाव में भी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और भाजपा को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन बसपा अपनी कार्यशैली के मुताबिक चुपचाप तैयारियों में जुटी है और बसपा का पूरा जोर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने में लगा है। स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा 2 से 3 दिन के भीतर होनी है। ऐसे में अगर आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी हफ्ते चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और जनवरी के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन भाजपा और सपा दफ्तर की अलग अलग तस्वीरें दोनों दलों की तैयारियों की कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं।
भगवान श्री कृष्ण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भक्ति किसी से छिपी नहीं है। वो जब भी मथुरा आते हैं सबसे पहले भगवान कृष्ण के दर्शन जरूर करते हैं, जन्मभूमि जाते हैं। और इस बार भी सीएम योगी ने अपने मथुरा दौरे की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर जी के दर्शन के साथ की। मथुरा आगमन पर मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में बाल स्वरूप कान्हा के दर्शन किए। गर्भगृह में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी भागवत भवन पहुंचे। उन्होंने भागवत भवन में विधि विधान से श्री राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की विधि विधान से पूजा अर्चना की, आरती उतारी। इस दौरान मुख्यमंत्री भक्ति भावना से ओतप्रोत दिखाई दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे और बच्चे को अन्नप्राशन कराया, उसे अपने हाथों से खीर खिलाई। वहीं सीएम ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया जो कान्हा के वेश में था। योगी उसके साथ खेलते नजर आए, बच्चे को गोद में लेकर दुलार किया और बच्चे को खुश करने के लिए झुंझुना भी बजाया। जन्मभूमि पर पूजा अर्चना और दर्शन के बाद सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। कांग्रेस ने भले ही पहाड़ पर हिमाचल का मैदान मार लिया हो, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों पर कांग्रेसी नेताओं के बीच अब भी सिर फुटबॉल जारी है, जिसके दूसरे दौर की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कर दी है, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस का कलह एक बार फिर उभरकर सामने आ गया है, जिन्होंने हिमाचल चुनाव के बहाने हरीश रावत पर उत्तराखंड चुनाव में हार की भड़ास निकाली है। चुनाव को जो है हमने बजाय विधायक के हमारे चुन करके आए, हम मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। प्रीतम सिंह के बयान पर हरीश रावत ने भी पलटवार किया है और हिमाचल चुनाव में जनता की नाराजगी और पार्टी के बेहतर रणनीति को जीत का कारण बताया है। पहले हमारी कमियां रह गई थी, उनको सुधारा, कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी सुधारा, और उस सब का परिणाम जो है जीत के रूप में हिमाचल में हमको मिला। उत्तराखंड कांग्रेस की इस कलह पर भाजपा ने तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री रेखा ने कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज कसा है। कांग्रेस की क्या गुटबाजी रही वो तो सब लोग जानते ही हैं। कांग्रेस में हर कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनना चाहता था। दरअसल चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने 21 नवंबर को सचिवालय कूच के दौरान शक्ति प्रदर्शन कर अपनी धमक दिखा चुके हैं। सवाल है कि क्या उत्तराखंड में अपना जनाधार खो रही कांग्रेस क्या लोकसभा चुनाव में अपनी गुटबाजी को खत्म कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर देहरादून में दिल्ली तक मंथन शुरू हो गया है। कल दिल्ली में भाजपा के उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के सांसदों को बुलाया गया। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 2024 चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। 2024 का मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र रावत समेत कई दिग्गज इस लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन्हीं चुनावी चर्चाओं के बीच दिल्ली में कल रात उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक हुई। रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर हुई इस बैठक में सीएम धामी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और यहाँ राज्य की सभी सीटों पर प्रचंड जीत के लिए रणनीति बनी। आगामी 2024 क्योंकि अब सबसे जुड़ा हुआ विषय है, 2024 के कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अंदर है, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठकें हैं, इन सब विषयों पर आज चर्चा होगी। इस बैठक के बाद दिल्ली से दून तक हलचल तेज है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अंदर खाने ही दावेदारियां शुरू हो गई हैं। दावेदारों में बड़ी जीत का दावा करने वाले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की खबरें भी सामने आ रही हैं। और चलिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कभी अखिलेश का गुणगान करने वाले ओपी राजभर अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। किसी भी मौके पर वो अखिलेश पर तंज कसना नहीं छोड़ते। इस बार भी ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उपचुनाव के नतीजों पर ओपी राजभर ने मायावती की तरफ बड़ा इशारा किया है। ओपी राजभर का आरोप है कि मैनपुरी और खतौली में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सपा ने रामपुर में जानबूझकर भाजपा को जिताया है। रामपुर में आजम खां और अब्दुल्ला ये दोनों लोग अपना परमानेंट सीट बना लिए, तो सपा के लोगों ने वहां से बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया, से वो हार गए। रामपुर में सपा की हार पर ओपी राजभर के आरोप गंभीर हैं, जो कहीं न कहीं आजम परिवार के प्रति सहानुभूति और सपा पर तंज है। इतना ही नहीं, शिवपाल और अखिलेश के साथ आने पर भी राजभर में तंज कसा। 2022 में शिवपाल जी और अखिलेश जी एक साथ थे। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही खुद चुनाव लड़े थे, अलग कहाँ। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद के बारापुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक शोकाकुल परिवार में संवेदना व्यक्त की और नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी बताई। अपने दम पर अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी। वहीं गाजियाबाद में भाजपा के जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी टकराव खुलकर सामने आने लगा।
हाल ही में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में ये दूरियां जगजाहिर हो गईं, जब कार्यक्रम में मंच पर जगह न मिलने पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल कार्यक्रम से वापस लौट गए। आयुष मंत्री को लिख के देती हूं। जो इस कार्यक्रम का डायरेक्टर है उसकी जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि अगर उन्होंने सूचित किया था आयोजकों को कि वो आएंगे तो उनके लिए चेयर रखते, अगर नहीं किया है तो ये फिर आपको उनसे पूछना चाहिए। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का दावा है कि ये साजिश के तहत हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जानबूझकर जनप्रतिनिधियों के प्रति साजिश चल रही है। दरअसल गाजियाबाद में भी जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी टकराव की चर्चा आम है, क्योंकि ज्यादातर सरकारी कार्यक्रमों में जहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह होते हैं वहां बाकी जनप्रतिनिधि नहीं होते। दिशा की बैठक और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी ऐसा दिखा, जबकि साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के भंडारे में वीके सिंह को छोड़कर तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे। ऐसे में गुटबाजी आगामी चुनाव में पार्टी के लिए संकट बन सकती है। कानपुर में पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर नगर निगम में पार्षदों के लिए विदाई समारोह का आयोजन सदन में किया गया, जहां कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने पार्षदों को गाना गाकर विदाई दी। सदन के मंच से महापौर ने हंसते हंसते कट जाए रास्ते गाना गाया। हंसते हंसते कट जाए रास्ते और जिंदगी यूं ही चलती रहे और खुशी मिले या गम नाचेंगे हम। कानपुर नगर निगम में आयोजित किए गए फेयरवेल के प्रोग्राम में सभी 110 पार्षदों को आमंत्रित किया गया था, जहां सभी पार्षदों का खुशनुमा माहौल में विदाई समारोह हुआ। क्या सपा, क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, सभी पार्टियों के पार्षद पूरे रंग में नजर आए। मेयर प्रमिला पांडे के अलावा दूसरे पार्षदों ने भी गाना गाकर रंग जमा दिया। विदाई समारोह के दौरान ज्यादातर पार्षदों को फिर से जीत के आने का भरोसा है। नगर निगम सदन में पार्षदों की विदाई के लिए बुलाई गई बैठक यादगार रही। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर एक बार फिर से दाग लगा है। कस्टडी में युवक की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए। लोगों के हंगामे की तस्वीर कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक की मौत के बाद लोगों में रोष साफ देखा जा सकता है। आरोप है कि पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से कस्टडी में युवक की मौत हो गई। किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी टीम ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि कहाँ है आपका भाई, क्या कर रहा है, कोई जानकारी नहीं। दरअसल 6 दिसंबर को व्यापारी से लूट के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। इसको लेकर कई युवकों से पूछताछ की गई। इस बीच पुलिस ने व्यापारी के भतीजे को शक के आधार पर कस्टडी में लिया था, लेकिन पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का दावा है कि सीने में दर्द की शिकायत पर पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं आला अधिकारियों ने मामले में कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। थाना प्रभारी, चौकी मैथा प्रभारी व अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच मेरी तरफ से आदेशित कर दी गई है। युवक की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। हालांकि सारी तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगी। वही वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया। काशी की गलियों में कॉरिडोर के लोकार्पण के 1 साल पर खुशियां मनाई गई। यहां शोभा यात्रा निकाली गई और बाबा के दरबार में यज्ञ हवन हुआ। खास बात यह है कि कॉरिडोर बनने के 1 साल में बाबा अरबपति हो गए हैं। 1 साल में बाबा को करीब 1 अरब का चढ़ावा चढ़ा। नकदी के अलावा 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 1500 किलो तांबा भी भक्तों ने चढ़ाया। मंदिर प्रशासन की आय में 500% की बढ़ोतरी हुई। कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटन क्षेत्र में भी बूम आया। अब रोजाना 1.5 लाख भक्त दर्शन करते हैं। अब तक करीब 7.5 करोड़ भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। फूल व्यवसाय में 40% का उछाल आया। भक्तों की संख्या में इजाफे से होटल व्यवसाय भी बढ़ा। का शुरू से ही मानना था कि ऐसे स्थानों को अगर विकसित कर दिया जाए तो जो लोग मन से चाहते हैं यहाँ पे आना, जो नहीं आ पाते हैं सुविधाओं की वजह से, वो भी आना प्रारंभ कर दें। और उसी का ये प्रूफ अब मिला है कि 7.5 करोड़ लोग 1 वर्ष में यहाँ पे आ चुके हैं। दरअसल कॉरिडोर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था, जिसके पूरा होने पर काशी गदगद है। माना जा रहा है कि शिव की नगरी काशी को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से चमकाने की तैयारी है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला योजनाएं बनाने में जुटा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों की झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के दोनों सदनों में अपना बयान दिया। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर सरकार ने संसद में जवाब दिया। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण करके LAC पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की थी। स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया।
चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन भारतीय सैनिकों ने जब विरोध किया तो चीनी सैनिक आक्रामक हो गए, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस तवांग के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही थी और इसी मामले को लेकर वॉकआउट कर दिया। हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम वो सुनने के लिए तैयार थे। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम दलों ने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार ने कोई भी बात नहीं रखने दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।